नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ दिनों बाद फिर वापस आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं और एक नए टॉपिक के साथ आपसे आज बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पिछले कुछ समय से बड़ा उथल पुथल चल रहा है और उस उथल पुथल के अंदर एक बड़े वॉर जो हम देख पा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, कहीं ना कहीं ये उस यथार्थता को प्रतीक करता है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए राज्य किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। तो ये शक्ति की संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहां से आए, इसके पीछे जो इसको आगे बढ़ाने वाले या इसको प्रेशर करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, या वह कौन सा सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं यथार्थवाद की। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा सिद्धांत है जो रियलिटी की बात करता है, यथार्थता की बात करता है, यानी वास्तविकता क्या है। हम अपने निजी जीवन में भी कई बार इस प्रकार की बातें करते हैं कि यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है और यह वास्तविकता कैसे काम करती है। मित्रों, यथार्थवाद की जो मूल संकल्पना है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आईआर शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी ये आईआर को पूर्ण रूप से पावर पर डिपेंड मानते हैं कि पावर ही वह डायमेंशन है जो आईआर को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करता है या पूर्णतया प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत पढ़ते हो तो उन सिद्धांतों के अंतर्गत आप यथार्थवाद, आदर्शवाद, संरचनावाद, ये सब सिद्धांतों को इसलिए पढ़ते हो ताकि आपको उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पना को समझ में आ सके कि उसकी भावना क्या है, ये कैसे काम करती है और ये कैसे उपयोगी है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि यथार्थवाद क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। इन तीन चीजों के आधार पर आज हम इसको समझने वाले हैं। ये कितना लंबा लेक्चर जाता है इसके बारे में अभी करना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन हम ये वादा आप लोगों से कर रहे हैं कि आज की इस क्लास को पढ़ने के बाद आप लोगों की यूजीसी नेट, आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, या फिर हम कहेंगे कि एनसी वेब, एसओएल और ड्यू के रेगुलर स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम में आईआर से यथार्थवाद से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। मित्रों, यथार्थवाद की जब हम बात करते हैं या यथार्थवादी सिद्धांत को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो यथार्थवाद एक स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडियोलॉजी है, राज्य केंद्रित विचारधारा है जो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है कि राष्ट्रीय हित से ज्यादा कोई भी चीज नहीं है, राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है और राष्ट्रीय हित की परिकल्पना के बिना न किसी राज्य का कोई अस्तित्व है, न वह राज्य किसी प्रकार से कोई काम कर पाएगा। यथार्थवाद यह मानता है कि राज्य की सुरक्षा उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है और वह कैसे सुरक्षा करता है, किन साधनों का उस सुरक्षा के लिए प्रयोग करता है, वह राज्य के विवेक पर निर्भर करता है। किसी भी प्रकार की कोई भी नैतिकता,
कोई भी आदर्शता राज्य के समक्ष नहीं है। राज्य जैसे चाहे वैसे अपने हितों को सुरक्षित कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। तो मित्रों, जब यथार्थवाद की बात होती है तो यथार्थवाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट आयाम ये है, जो आप लोगों के यूजीसी नेट में या अन्य एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि यथार्थवाद के जनक कौन है। तो मित्रों, E.H. कार, इन्होंने यथार्थवाद की बात की। इनकी पुस्तक का नाम है द 20 ईयर क्राइसिस। ईयर 1930 में इन्होंने ये किताब लिखी और 1939 में इसके एडिशन के साथ इसको पब्लिश किया। E.H. कार को यथार्थवादी परिलक्ष्य को, यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य को सामने रखने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इन E.H. कार साहब ने द 20 ईयर क्राइसिस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वार प्रथम हुआ, 1927 के बीच में वैश्विक मंदी आई, इनने किस प्रकार से पिछले 20 साल की राजनीति के अंदर रियलिटी के तत्वों को महत्व दिया। और रियलिटी तो यही है कि कोई भी इंसान कभी भी यह नहीं चाहता कि उसका पावर कम हो, उसका इफेक्ट कम हो या उसकी डिग्निटी किसी भी प्रकार से इफेक्टेड हो। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता। तो E.H. कार साहब ने, E.H. कार महोदय ने यही बताने का प्रयास किया अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द 20 ईयर क्राइसिस में। लेकिन मित्रों, यथार्थवाद या क्लासिकल रियलिज्म या कहे कि शास्त्रीय यथार्थवाद का जो जनक है वह हंस जे मार्गेंथाउ को माना जाता है। हंस जे मार्गेंथाउ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948। ये क्वेश्चन 2019 का जब यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। इस पूरी पुस्तक का पूरा नाम, क्योंकि हम सामान्य तौर पर पॉलिटिक्स अमंग नेशंस ही यूज करके रुक जाते हैं, उसके आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन यूजीसी ने पूरी किताब का नाम पूछा था, तो यहां पर थोड़ा सा इन्होंने कभी नेशन को आगे कर दिया, कभी पीस को आगे कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये एक कंसेप्ट था। तो इन्होंने क्लासिकल रियलिज्म का जनक माना जाता है। अभी हम देखेंगे कि क्लासिकल रियलिज्म क्या कहता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा केवल इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन। मित्रों, 1948 यानी 1946 से एक वैश्विक दुनिया में कोल्ड वार की संकल्पना आ जाती है, और इस कोल्ड वार के दौरान ये किताब लिखते हैं और ये बताते हैं कि कैसे राष्ट्रों के बीच में एक ऐसी राजनीति है जो पावर और पीस के लिए संचालित हो रही है। इनकी इस फेमस किताब के बारे में बहुत सारे आधुनिक राजनीतिक चिंतक ये बताते हैं कि इस किताब ने वैश्विक इंडिकेशंस को रखा कि भाई जिस आदर्शवाद की बात वुड्रो विल्सन साहब करते थे, वुड्रो विल्सन को आदर्शवाद का पिता माना जाता है, उस आदर्शवाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है। उस आदर्शवाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई व्यवहारिकता नहीं रह गई है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र पावर चाहता है और वो पावर से पीस लाना चाहता है। बोले कि बातचीत से शांति नहीं आएगी, शांति अगर आएगी तो शक्ति से आएगी, और इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान डेफिनेशन में शक्ति संतुलन की परिकल्पना के माध्यम से हम देखते हैं। तो मित्रों, जब यथार्थवाद को पढ़ेंगे
तो यथार्थवाद के अंदर याद रखना, E.H. कार ने 1930 में अपनी एक प्रसिद्ध किताब लिखी। उसके बाद में जो व्यवहारिक तौर पर यथार्थवाद को 6 सिद्धांतों के माध्यम से किसी ने स्पष्ट करने का प्रयास किया तो वह हंस जे मार्गेंताउ थे। तो ये एक छोटी सी चीज हमने यहां पर देखने के प्रयास किया। अब हम इसको मिटाते हैं और दोबारा से ये समझते हैं कि यथार्थवाद के तत्व क्या है, या यथार्थवाद क्या अचानक आ गया, क्या इसके पीछे के पूर्ववर्ती विचारक कौन कौन है, या किस प्रकार से ये काम करता है। तो जब हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो यथार्थवाद के पूर्ववर्त कौन थे, या पूर्ववर्ती विचारक कौन कौन माने जाएंगे। तो मित्रों, यूनानी विचारक त्यूसिडाइड्स, यूनानी विचारक त्यूसिडाइड्स को माना जाता है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी पेलोपेनिशियन, द पेलोपेनिशियन, और उन्होंने इस किताब के अंदर यह बताने का प्रयास किया कि राजनीति के अंदर शक्ति महत्वपूर्ण तत्व है और शक्ति से यह काम आसान तरीके से व्यवस्था को संतुलित करने में काम आ जाता है। तो एक पूर्ववर्ती विचारक त्यूसिडाइड्स को माना जाता है। कौटिल्य को भी यथार्थवादी विचारक माना जाता है, क्योंकि कौटिल्य आदर्शता को नकार देता है। कौटिल्य कहता है कि भैया अगर आपको अपनी स्थिति को प्रतिस्थापित करना है, अगर आपको बेहतर तरीके से शासन संचालन करना है, तो एक डर पैदा करने की जरूरत है, और वह डर केवल शक्ति से ही पैदा हो सकता है। वह डर केवल दंड और धर्म का जो कंसेप्ट था उसी से पैदा हो सकता है, इसलिए शक्ति महत्वपूर्ण है। और फिर अगर हम देखें तो मैकियावेली, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर, उनको भी एक यथार्थवादी विचारक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हार्ट ऑफ वॉर, द हार्ट ऑफ वॉर, इसमें बताया कि राज्य को नैतिकता के तत्वों से परे रहना चाहिए और राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, और उसकी जो विवेचन क्षमता है वो क्षमता ऐसी होना चाहिए कि पूरी की पूरी व्यवस्था को समझ सके, उस व्यवस्था के आयामों को समझ सके और उस व्यवस्था को निर्धारित करने के तत्वों के साथ आगे बढ़ सके। तो मैकियावेली को भी आधुनिक विचारकों में गिना जाता है, वेस्टर्न, और ये एक यथार्थवादी विचारक इनको माना जाता है। मित्रों, जीन जैकस रूसो का नाम आपने सुना होगा। रूसो को भी कहा जाता है कि उनकी एक फेमस किताब है स्टेट ऑफ वॉर, और उस स्टेट ऑफ वॉर में रूसो ने भी शक्ति की पर्यायता को महत्वपूर्ण माना। स्टेट ऑफ वॉर, शक्ति की पर्यायता को महत्वपूर्ण माना। रूसो ने कहा कि भैया राज्य वॉर में शामिल क्यों होता है, वह इसलिए होता है क्योंकि वह शक्ति चाहता है और उस शक्ति के माध्यम से एक संतुलन चाहता है ताकि व्यवस्था पूर्ण का काम कर सके, व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप न आ सके। तो मित्रों, यहां पर हमने एक चीज ये देखने का प्रयास किया कि यथार्थवाद के जो पूर्ववर्ती विचारक थे उसमें त्यूसिडाइड्स, कौटिल्य, मैकियावेली और रूसो, इन सबको गिना जाता है। क्वेश्चंस आ जाता है कि निम्नलिखित में से यथार्थवाद के पूर्ववर्ती विचारक कौन कौन से हैं जिन्होंने यथार्थवाद की कंसेप्ट को बेहतर तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास किया। तो वहां से कोई एक अन्य ऑप्शन आ जाएगा और वहां से आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये एक कंसेप्चुअल तरीके से आप इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। यह महत्वपूर्ण चीज है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाने वाली चीज है। तो मित्रों, यहां तक हमने ये देखने का प्रयास किया कि यथार्थवादी परिकल्पना, यथार्थवादी संकल्पना को किसी न किसी रूप में स्पष्ट करने का प्रयास यहां पर किया गया है।
और ये संकल्पना पूर्ण रूप से ये तय करने का प्रयास करती है कि यथार्थवाद जो है, रियलिज्म जो है, वह शक्ति संरचना की बात करता है, पावर स्ट्रक्चर की बात करता है। मित्रों, यथार्थवाद जो है वह अपना साधन जो है, वह शक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधन है वह सैन्य शक्ति को मानता है, और उसका जो संरचना पूर्णतया है, मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, अपना साध्य सैन्य शक्ति को मानता है, और वह साधन क्या है, किन साधनों से सैन्य शक्ति को मजबूत किया जा सकता है, तो कहता है अर्थव्यवस्था से। यानी जिस यथार्थवाद की हम बात कर रहे हैं वह यह कहता है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जब ही मजबूत हो सकती है, या कोई भी राज्य जब ही ताकतवर हो सकता है जब उसके पास सैन्य शक्ति मजबूत होगी, उसकी सेना मजबूत होगी, उसके सेना के जो आधुनिक हथियारों से परिपूर्ण होगी, उसकी सेना में व्यवस्था को संचालित करने के पूरे तत्व होंगे, तब वह राज्य महत्वपूर्ण ढंग से काम कर पाएगा। और उसको कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, आपकी जीडीपी अच्छा है, तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर खर्च कर सकते हो। क्योंकि कौटिल्य ने भी कहा था कि सेना मजबूत होना चाहिए, मैकियावेली ने भी कहा कि राजा को इस प्रकार की व्यवस्था रखना चाहिए जहां सेना पर एक हिस्सा खर्च हो, उसकी सेना अत्याधुनिक हथियारों से परिपूर्ण हो, और उस अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग करके वह पूर्ण रूप से एक डर अन्य राज्यों में पैदा करे कि अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला करने का वो सोच रहा है तो वह इस चीज के लिए तैयार है कि उसका दुर्गामी परिणाम कैसे होगा। मित्रों, यथार्थवाद आदर्शवाद की उस परिकल्पना को नकारता है कि भैया बातचीत और आपसी विचार विमर्श किसी राज्य की स्टेबिलिटी या अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। यथार्थवाद बोलता है कि ये वह रूढ़िवादी तरीके हैं जिनकी व्यवहारिकता आज नहीं है। आज की व्यवहारिकता शक्ति संतुलन है, और वह शक्ति संतुलन केवल पावर से आ सकती है, वह शक्ति संतुलन केवल एक तरीके से मजबूत सैन्य क्षमता से आ सकता है। तो यहां तक हमने ये देखने का प्रयास किया कि यथार्थवाद ये मानता है कि राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने राष्ट्रीय हित को मजबूत करना है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति स्ट्रगल फॉर पावर है, शक्ति के लिए संघर्ष है। अब हम यहां पर ये देखने का प्रयास करेंगे कि यथार्थवाद की मान्यताएं क्या है, यथार्थवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या है। अभी हम हंस जे मार्गेंताउ के 6 सिद्धांत भी कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलते हैं। यथार्थवाद की मान्यताएं क्या क्या है और यथार्थवाद कैसे काम करता है, मान्यताएं क्या क्या है, क्या क्या मानता है, तो हम एक एक करके लिखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यथार्थवाद कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। पहली चीज है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए, पावर के लिए। उदाहरण देखते हैं कैसे। 1946 में कोल्ड वॉर हुआ। कोल्ड वॉर किसके लिए हुआ रहा था, क्योंकि अपना डोमिनेंस चाहती थी। कौन कौन चाहता था, एक तो पूंजीवादी व्यवस्था चाहती थी, एक साम्यवादी व्यवस्था चाहती थी, यानी अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत रूस। यानी ये चाहते थे कि मेरा प्रभाव हो और ये चाहते थे कि मेरा प्रभाव हो, और इस प्रभाव के लिए उन्होंने आपस में क्या किया, गुट बनाना प्रारंभ कर दिया और एक इनडायरेक्ट वार छेड़ दिया, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि कौन ज्यादा पावरफुल होगा, किसकी शक्ति ज्यादा होगी, और जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही इस वैश्विक व्यवस्था पर डोमिनेंस करेगा। तो मित्रों, ये एक बड़ा युद्ध था, एक बड़ा वॉर था,
जो ये उस समय से चल रहा था। और इस वॉर ने यह बताने का प्रयास किया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, क्योंकि जो कोल्ड वॉर पूरा का पूरा था वह शक्ति के लिए ही संघर्ष था। वह यह चाहता था कि संघर्ष के माध्यम से हम ये डोमिनेंस करें। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, तब हम कह सकते हैं कि यूएसए ने पूरी की पूरी व्यवस्था में डोमिनेंस कर लिया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण हमने कोल्ड वॉर का लिया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं 1962 का इंडिया चाइना वॉर। चाइना क्या चाहता था? डोमिनेंस चाहता था। चाइना भारत को बताना चाह रहा था कि जिस हिंदी चीनी भाई भाई के नारे आदर्शता की परिकल्पना को ध्यान में रखकर तुम दे रहे हो, उसको तिलांजलि देने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। नेहरू ने जिस हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 1954 में गढ़ा, वो आदर्शता का परिचायक था। नेहरू जी यहां पर चाहते थे कि हम एक भाईचारा पैदा करें, क्योंकि मित्रों 1949 में चाइना को राष्ट्र का या नेशन का दर्जा देने में भारत सबसे पहले था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता दिलवाने के लिए भारत ने पैरवी की थी। तो आप देख सकते हो कि भारत ने यहां पर आदर्शता का परिचय किया था। कौटिल्य तो कह के गए हैं कि हर संबंधों में हित होता है और बिना संबंधों के कोई हित नहीं होता है। यानी कौटिल्य यह कहते हैं कि शक्ति की संरचना बदलती रहती है, हितों की संरचना बदलती रहती है। चाइना ने उस समय भारत के साथ दोस्ती वाला नेचर रखा था और नेहरू जी ने बड़े दिल से 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। 1956 के आसपास चाइना ने अपने कुछ क्षेत्रों को, भारत के कुछ क्षेत्रों को चाइना की सीमा में दिखा दिया और 1962 में वॉर कर दिया। तो यह भी एक शक्ति के लिए संघर्ष था। 1971 के अंदर देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध का परिस्थितियां थी, तो वहां पर किस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो रशिया ने भारत का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। यहां पर इसलिए लोग कन्फ्लिक्ट करते हैं, इसलिए राज्य संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो पावर चाहते हैं। और वो पावर कैसी होगी? जब उनको लगेगा कि वैश्विक दुनिया में उनकी सैन्य शक्ति मजबूत है, वैश्विक दुनिया में राष्ट्रों में उनके उस राज्य के बारे में डर पैदा है, तभी तो वो इसको कर पाएंगे। और इस संघर्ष को ये व्यक्ति के साथ जोड़ता है यथार्थवाद। ये कहता है कि राज्य, समाज और व्यक्ति। अब मान लीजिए कि भारत के किसी भी व्यक्ति के मन में पाक के बारे में जो नेचर है, पाकिस्तान के बारे में जो है, समाज में जो मान्यताएं हैं और राज्य के ऊपर प्रेशर है, तो फिर राज्य क्या करेगा? यहां पर अपना पावर दिखाएगा। तो ये कहने का प्रयास है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। हर मनुष्य भी यही चाहता है कि उसकी शक्ति बढ़े। अब हो सकता है शक्ति के तरीके कुछ और, कुछ राजनीति के माध्यम से, कुछ पैसों से, जिनके पास पैसा है उनके पास, वह भी उससे भी अपना दिखाना चाहते हैं, प्रभुत्व, सामाजिक प्रभुत्व से। तो यथार्थवाद यह कहता है कि राज्यों के बीच जो संघर्ष है, उस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण मानव स्वभाव है, क्योंकि मानव स्वभाव ही राजनीति को प्रेरित करता है संघर्ष करने के लिए। संघर्ष से किस प्रकार से हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें मानव स्वभाव का महत्वपूर्ण योगदान है। तो याद रखना कि यथार्थवाद की पहली मान्यता यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। यथार्थवाद की दूसरी मान्यता यह कहती है कि शक्ति का केंद्र राज्य होगा।
भले ही व्यक्ति के स्वभाव से वह निकल रही है, व्यक्ति के मानव स्वभाव की प्रवृत्ति भले ही शक्ति प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो रही है, लेकिन जो शक्ति का केंद्र होगा वह राज्य होगा, और राज्य अपनी सुरक्षा और स्थायित्व के लिए यह संघर्ष करेगा ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी सुरक्षा प्रतिस्थापित कर सके। भारत ने 1974, 1978 बुद्ध मुस्कुराए, 1998 बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध फिर मुस्कुराए, परमाणु समझौता किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता था। भारत ने अपने स्थायित्व के लिए आतंकवादियों को मारा। क्यों मारा? सर्जिकल स्ट्राइक किया। क्यों किया? क्योंकि भारत अपने स्टेबिलिटी, अपने स्थायित्व को दिखाना चाहता है कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर आप आओगे तो हम आपको ये दिखाने में, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्थायित्व के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। तो दूसरे यथार्थवाद की मान्यता यह है कि शक्ति का केंद्र राज्य होगा। पहली मान्यता यह थी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तीसरा पॉइंट, यहां तक आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तीसरा पॉइंट यह है यथार्थवाद का कि राज्य की सुरक्षा राज्य का हित है। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। भाई मान लीजिए संप्रभुता क्या कहती है? नो इंटरफेरेंस इन स्टेट एक्टिविटी। तो राज्य की सुरक्षा तो राज्य का हित ही है ना। राज्य का हित कब? जब राज्य सुरक्षित होगा। अब मान लीजिए कि श्रीलंका के अंदर क्राइसिस है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो राज्य का हित वहां पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। चाइना ने बहुत सारा धन वहां पर दे दिया है। तो कहीं ना कहीं यथार्थवाद यह मानता है कि राज्य की सुरक्षा ही राज्य का हित है, और राज्य की सुरक्षा के बिना आप किस प्रकार से राष्ट्रीय हित को, राज्य के हित को बचा पाओगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। अगला पॉइंट जो मान्यता है, राज्य के हित को बढ़ाने के लिए सैन्य क्षमता जरूरी है। मिलिट्री पावर, सैन्य क्षमता। अच्छा, आपकी सेना कमजोर है तो आप कैसे लड़ पाओगे? आप कैसे सुरक्षा कर पाओगे? तो राज्य के हित को अगर आपको बढ़ाना है तो वहां पर आपको सैन्य क्षमता को बढ़ाना होगा, मिलिट्री पावर को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको नए नए अत्याधुनिक उपकरणों को लेना होगा, नए नए मिसाइलों का प्रयोग करना होगा। परमाणु परीक्षण भारत का इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। यथार्थवाद की अगली मान्यता यह है कि राज्य नैतिकता को नहीं मानेगा, नैतिकता से परे कार्य करेगा। मैं क्या कह रहा था कि कोई नैतिकता नहीं है। जहां आपकी सुरक्षा है, जहां आपका हित है, आप वहां पर काम करिए। जहां आपको लगता है कि आपका राज्य बेहतर तरीके से अपनी स्थायित्वता को प्रदर्शित कर सकता है, अपने डोमिनेंस को प्रदर्शित कर सकता है, तो वहां नैतिकता भूल जाइए। अगर आपको मारना पड़े, अब नैतिकता तो यह कहती है कि भैया पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों को मत मारो क्योंकि वो व्यक्ति हैं, व्यक्ति को मारना ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर यथार्थवादी कहते हैं कि भैया वो नैतिकता से परे जाना चाहिए, क्योंकि उनको मारना जरूरी है, क्योंकि वो भारतीय राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका इंटरफेरेंस भारतीय राज्य में हो रहा है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि नैतिकता से परे कार्य होगा, नैतिकता से परे काम होगा, और ये
राज्य की जिम्मेदारी है कि वह जहां जरूरी हो वहां पर एक्शन ले, चाहे वहां मनुष्यों को मारना पड़े या किसी राज्य पर हमला करना पड़े, राज्य को बिल्कुल नहीं टकराना चाहिए। इसका एक उदाहरण यहां पर यह भी ले सकते हो कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है, नैतिकता तो यही कहती है कि रशिया को कम हो जाना चाहिए, यूक्रेन पे हमला नहीं करना चाहिए, वहां लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन नैतिकता तो नहीं है। तो ये कहता है कि नैतिकता से पूरे राज्य को काम करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसकी जो मान्यता है यथार्थवाद की, वह यह है, हमने 5 लिख ली है। छठी मान्यता इसकी यह है कि राज्य को अंतरराष्ट्रीय संधि व विधि को नहीं मानना चाहिए। राज्य को अंतरराष्ट्रीय संधि या विधि को नहीं मानना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संधि या विधि से परे राष्ट्रीय हित पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि पूरे विश्व की सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन क्या रशिया माना? क्या यथार्थवादी परिलक्ष्य को अगर हम समझे या यथार्थवादी राजनीति को वर्तमान स्वरूप में अगर हम समझने की प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि रशिया से बेहतर उदाहरण हमारे पास कोई नहीं है। रशिया ने सारे अंतरराष्ट्रीय संधि नियमों, WTO, यूनाइटेड नेशन सबको तोड़ दिया। बोला कि भैया ऐसा है, हम अपना पावर दिखाना चाहते हैं, हम अपना यहां पर ये दिखाना चाहते हैं, हमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से किसी भी संगठन, किसी भी व्यवहारिकता को यहां पर नहीं बताने का प्रयास किया। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद की मान्यताओं को समझने के लिए हमारे पास 6 मान्यताएं हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। शक्ति का केंद्र राज्य होगा, राज्य की सुरक्षा ही राज्य का हित है। राज्य को अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सैन्य क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। राज्य नैतिकता से परे कार्य करेगा और अंतरराष्ट्रीय संधि या विधि से परे राष्ट्रीय हित पर ध्यान देना होगा। न अंतरराष्ट्रीय संधि को मानना चाहिए राज्य को, न उन पर ध्यान देना चाहिए, जबकि जहां राज्य का हित हो वहां पर राज्य को काम करना चाहिए। एक विस्तृत तौर पर यहां पर हमने यथार्थवाद की मान्यताओं को समझने का प्रयास किया है और यह देखने का प्रयास किया है कि यथार्थवाद किस प्रकार से पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को परिलक्षित करने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से यह कहने का प्रयास करता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए राज्य को जिस भी सीमा में जाना पड़े, जिस भी सीमा के स्तर तक जाना पड़े, राज्य को अपना काम करना चाहिए। मित्रों, मार्गेंताउ ने अपनी पुस्तक में पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में 6 मान्यताएं बताई है। यथार्थवाद की जो कई मान्यताएं अभी हमने जो पढ़ी है उन्हीं का विस्तृत रूप है, लेकिन फिर भी है। पहला कि शक्ति के लिए संघर्ष है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति IR शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मानव स्वभाव से प्रेरित है। मानव स्वभाव का यहां पर महत्वपूर्ण रूप है, क्योंकि जो संघर्ष यहां पर होगा, जिस संघर्ष की हम यहां पर बात करेंगे, यह संघर्ष मानव स्वभाव से प्रेरित है। मानव का स्वभाव यही रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिले, ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, और इसके लिए वह काम करता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है। यहां पर व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ स्वभाव से अभिप्राय सामान्य तौर पर ऐसा है कि जो व्यक्ति चाहेगा वही राज्य चाहेगा। मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस 2 राजनीतिक पार्टियां। बीजेपी को मेजोरिटी मिली है 370 को हटाने के लिए, तो बीजेपी इसको हटाएगी, क्योंकि जनता, व्यक्ति ने चाहा है, जनता ने चाहा है।
तो ये कह रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना तय हो रही है, उन संरचना में व्यक्ति का वस्तुनिष्ठ स्वभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति जो चाहता है वही राज्य चाहता है, यानी राज्य व्यक्ति का वर्द रूप है। अरस्तु ने कहा था, यहां पर भी यही बात हो रही है कि राज्य व्यक्ति का वर्द रूप है, यानी व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की मानसिक चेतना, जो मेंटली कॉन्शियसनेस जो है वो राज्य से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर यह भी आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है, जो ये मानती है कि व्यक्ति जो चाहता है वही राज्य भी चाहता है। अगला पॉइंट मार्गेंताउ का यह है मित्रों कि राज्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। हमारा मार्कर काम दे रहा है, यहां पर बार बार मिट जा रहा है, तो हम 2 मार्कर रखे हुए हैं ताकि एक का अगर बंद हो जाए तो दूसरा हम चला सके। राज्य राष्ट्रीय हित व सुरक्षा को बचाने के लिए शक्ति की महत्वपूर्ण मात्रा है कि भैया राष्ट्रीय हित और सुरक्षा कब होगी? वह जब होगी जब बेहतर तरीके से शक्ति होगी। तो मार्गेंताउ की एक मान्यता यह भी है कि राष्ट्रीय हित और सुरक्षा राज्य के महत्वपूर्ण आयाम हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति इन तत्वों से प्रभावित होती है। 4th पॉइंट मार्गेंताउ बोलते हैं कि राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं है आज भारत का राष्ट्रीय हित अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाना रहा है, तो नहीं है कि इतिहास में या पिछले समय पर हमारा ऐसा रहा है। क्योंकि आप याद करिए 1971 में अमेरिका भारत के खिलाफ था, अपना बेड़ा भेजा था उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में, तो रशिया ने हमारा साथ दिया। आज हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। तो ये बदलते रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार, संक्रमण कालियां। आज जो हमारा राष्ट्रीय हित है जरूरी नहीं है वो कल भी हो, वह उसका नेचर बदल जाएगा। तो मार्गेंताउ ये कह रहा है कि राष्ट्रीय हित संक्रमणकारी है, वो बदलते रहते हैं। अगला इन्होंने पॉइंट बताया कि राज्य का कार्य नैतिकता से परे होना चाहिए। नैतिकता के तत्व राज्य के कार्यों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैतिकता में अगर आप उलझ गए तो आप कैसे स्पष्ट कर पाओगे, आप क्या बता पाओगे। और अगला इन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो सरोकार है वह स्वायत्त होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सरोकार स्वायत्त होना चाहिए, न वह विधि में बन सकता है, न वह अंतरराष्ट्रीय नैतिकता में बन सकता है, न वह कानूनों की परिकल्पना को मान सकता है, न वह संधियों में उलझ सकता है। तो मार्गेंताउ ने पूर्ण रूप से यह बताने का प्रयास किया कि ये जो 6 तत्व हैं, ये 6 मान्यताएं, 6 सिद्धांत हैं, वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पूर्ण रूप से परिलक्षित कर रहे हैं। और यह स्पष्ट है कि यथार्थवाद की पूरी संरचना या जो स्ट्रक्चर है वह राष्ट्रीय हित को महत्व देता है। और राष्ट्रीय हित कब सुरक्षित होगा? जब आपके पास शक्ति होगी। अगर मान लीजिए आपके पास सेना नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है, तो आप क्या आज पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे तो क्या आप बचा पाओगे? क्या किस प्रकार से आप बचा पाओगे? तो यहां पर यही एक परिकल्पना है कि यथार्थवाद की जो मान्यताएं हमने देखा और मार्गेंताउ की जो 6 प्रिंसिपल्स हमने देखे, इनके अंदर एक सिमिलरिटीज है कि किस प्रकार से राज्य अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन कोई से भी हो, वहां नैतिकता नहीं होना चाहिए और बेहतर तरीके से शक्ति संचालन में अपनी भूमिका निभाना चाहिए। तो यहां पर मित्रों हमने ये देखने का प्रयास किया कि यथार्थवाद की मान्यताएं क्या है, यथार्थवाद के पूर्ववर्ती विचारक कौन कौन से थे, यथार्थवाद कैसे काम करता है, यथार्थवाद की पूरी संकल्पना क्या है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है आज की जो क्लास का, जिस पर हमें बात करना था, वह है कि यथार्थवाद की प्रासंगिकता या यथार्थवाद की प्रासंगिकता वर्तमान राजनीति में आप कहां देखते हो। रेलेवेंस ऑफ रियलिज्म इन कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स।
Realism is based on power politics and all the conflict is totally based on power politics. There are the many examples in recent time. We can see also the Cold War, India-China war, India-Pak war, many examples in the world politics. इजराइल कुवैत का जो मामला है, अगर कंटेम्प्रेरी टाइम में हम देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, क्योंकि यथार्थवाद करता है पावर के लिए। रूस और यूक्रेन का मामला इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि यहां टोटल पावर की बात हो रही है, टोटल यहां पर यही बात हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है और ये नैतिकता से परे है। तो यथार्थवादी तत्वों को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करने में यह महत्वपूर्ण आयाम है। दूसरा, यूएनएससी का घटता प्रभाव और कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स का बढ़ता प्रभाव यथार्थवाद की उस मान्यता को प्रतिस्थापित करता है जो विधि और कानून और संधियों से परे राज्य के व्यवहार को देखती है। तो आज हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन या फिर डब्ल्यूटीओ की बात करें तो कहां आज इन बातों को मान रहे हैं? क्या आज इन बातों को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं या इन बातों को मान पा रहे हैं? नहीं मान पा रहे हैं। राष्ट्रीय हित की परिकल्पना बदल गई है। आज राष्ट्रीय हित के लिए चाइना श्रीलंका को लोन दे रहा है, अफ्रीका में दे रहा है, पाकिस्तान में सड़कें बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि वो वहां से अपने प्रभाव, अपने आयामों को प्रतिस्थापित करना चाहता है। वहां से वो अपने बेहतर तौर पर यह दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से वैश्विक परिलक्ष्यों में, वैश्विक दुनिया के अंदर उनका प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि राष्ट्र राज्यों को कर्ज के अंदर वो दबाना चाहता है। क्या रेलेवेंस और देखते हो आप? तीसरा रेलेवेंस यह है कि चाइना का इंटरफेरेंस, भाई भारत में भी तो लगातार चाइना कर रहा है, तो भी रियलिज्म को ही दिखा रहा है कि भाई आपके आर्थिक संबंध एक तरफ है, लेकिन आप बार बार इंडिया के बाउंड्री के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हो। चाइना का सीपेक, हिंद महासागर में लड़ाई, भाई सीमित संसाधनों के लिए असीमित लड़ाई का जो ये कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं रियलिज्म की व्यवहारिकता को दिखा रही है कि नैतिकता व्यक्तित्व कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही तय करेंगे। अफगानिस्तान की स्थिति, एक यूएसए को अपनी नानी सपना याद दिलाने का काम कर दिया वहां की तालिबानी सरकार ने। तो आप देख सकते हो कि यह भी यथार्थवाद का एक परिलक्ष्य है। तो यथार्थवादी राजनीति आज वैश्विक परिदृश्य के सेंट्रिक में है, केंद्रीयता में है, और राज्य आज नैतिकता, संधि या कानूनों से परे जाकर अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च मान रहे हैं और अपने राष्ट्रीय हित की संकल्पना को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मित्रों, यह लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और यहां पर आप यूजीसी नेट से लेकर आपके व्यवहारिक, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में भी आपको बहुत बेहतर तरीके से यथार्थवाद के बारे में लिखने में आपको बहुत अच्छी से सहायता मिलेगी। अगले लेक्चर में हम यथार्थवाद की नेक्स्ट परिकल्पना, न्यू रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, लगातार आपके बीच में आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।